चौहान पैलेस को आज लाइटिंग और फूलों से सजाया गया था। सब लोग तेजी से हाथ बढ़ाते हुए घर के कामों में जुटे हुए थे कि तभी दूसरी तरफ से मिसेस सरला जी पूजा का सामान पंडित जी को देते हुए, पंडित जी, आपके कहने के मुताबिक मैंने सारा सामान लाकर रख दिया है, अब आप देख लीजिए, कोई चीज़ तो नहीं रह गई। तभी दूसरी तरफ से मिस्टर रावत, अरे सरला जी, बस भी करो, जाकर तुम रागनी को देखो कि वो तैयार हुई कि नहीं, लड़के वाले आते ही होंगे। ये बात सुनते ही सरला जी, हाँ, बस ये सब काम कंप्लीट हो चुका है, मैं बस जाने वाली थी रागनी के कमरे में, आपने कह दिया है तो मैं भी चली जाती हूँ, लेकिन एक बार फिर से आप सब कुछ देख लीजिए। ये सुनते ही मिस्टर रावत, अरे सरला, शांत हो जाओ, सब कुछ सही है और देखो, तुमने सारी तैयारी बहुत अच्छे से की है। ये सुनते ही सरला जी, हाँ, लेकिन फिर भी मुझे चिंता हो रही है। आपको पता है ना, पंडित जी ने कहा है कि रागिनी की कुंडली में कोई दोष है। इसी वजह से मैं चाहती हूँ कि सब कुछ सही रहे और मैं अपनी तरफ से कोई चीज की कमी नहीं आने देना चाहती। सुनते ही रावत जी मिसेस सरला जी के कंधे पर हाथ रखते हुए, सब कुछ सही होगा, तुम चिंता मत करो। और हाँ, तुम दुल्हन की माँ हो तो तुम अपने आप को भी देखो। तुम शादी की तैयारियों में इतनी उलझ चुकी हो कि तुमने अपने आप पर भी ध्यान नहीं दिया। जाओ, जाकर तुम अच्छे से तैयार हो जाओ। ये सुनते ही सरला जी, हाँ, आप सही कह रहे हैं, लेकिन उससे पहले मुझे रागनी को देखना है। ये कहकर सरला जी रागनी के कमरे की तरफ अपने कदम बढ़ा देती हैं। कुछ देर बाद सरला जी कमरे में जाते ही जैसे ही उनकी निगाह अपनी बेटी पर पड़ती है तो उनकी आंखें नम हो जाती हैं, क्योंकि इस वक्त रागनी दुल्हन का जोड़ा पहने आईने के सामने खड़ी थी। तभी सरला जी रागनी की तरफ कदम बढ़ाते हुए, आज तो मेरी बेटी बहुत सुंदर लग रही है, किसी को भी इसकी नजर ना लगे। ये कहते हुए सरला जी काला टीका रागनी के कान के पीछे लगाती हैं। तभी सरला जी बात को आगे बढ़ाते हुए, देखना, आज विनोद की नजरें तुमसे बिल्कुल भी हटेगी नहीं। ये कहते हुए सरला जी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है। दूसरी तरफ विनोद का नाम सुनते ही रागनी का चेहरा मुरझा सा जाता है। इस बात को नोट करते हुए सरला जी, क्या हुआ रागनी, विनोद का नाम सुनते ही तेरा चेहरा क्यों मुरझा गया? तभी रागनी अपनी मोम से एक कदम की दूरी पर जाकर, पता नहीं मोम, विनोद जब से विदेश से आए हैं वह मुझसे बिल्कुल बात नहीं करते। मैं जब बात करती हूँ तो कहते हैं कि वह काम कर रहे हैं। ये सुनते ही सरला जी, बस इतनी सी बात के लिए तो इतना परेशान हो रही है? देख बेटी, विनोद विदेश से रहकर आया है और वो बहुत अच्छा लड़का है। वह अपने छोटे भाई विहान की तरह बिल्कुल भी नहीं है। विनोद थोड़ा कम बात करने वालों में से है। तभी रागनी, लेकिन मॉम, ये आपको कैसे मालूम? तभी सरला जी, इस वजह से कह रही हूँ कि विनोद को मैंने बचपन से देखा है, वह बचपन से ही बहुत ज्यादा शर्मीला था। इसी वजह से तुम इन सब बातों को अपने दिमाग में मत डालो। आज तेरी शादी है और तेरे चेहरे पर एक दुल्हन की तरह एक स्माइल होनी चाहिए। रागनी अपनी मोम की बातें सुनकर इन बातों को ज्यादा ध्यान नहीं देती। रागनी से बात करके सरला जी खुद तैयार होने के लिए चली जाती हैं। करीब आधे घंटे के बाद चौहान पैलेस के बाहर बारात आकर खड़ी थी और सरला जी उनका स्वागत कर रही थी। तभी सरला जी गायत्री जी को गले लगाते हुए, आज से ये दोस्ती रिश्तेदारी में बदलने वाली है। ये कहते हुए सरला जी के चेहरे पर एक बड़ी मुस्कुराहट आती है। तभी गायत्री, आज से 25 साल पहले मैंने कहा था ना कि मैं अपने बड़े बेटे की शादी तेरी बेटी रागनी से करवाऊंगी, तो तू देख, उस वक्त मेरी कही हुई बातें आज पूरी होने वाली है। ये सुनते ही सरला जी, हाँ, मैं बहुत खुश हूँ कि मेरी बेटी विदा होकर तेरे घर जाएगी। मेरी बेटी सच में बहुत ही ज्यादा नसीब वाली है कि उसे तुझ जैसी सास मिलने वाली है जो उसे खूब प्यार देगी। दोनों सहेलियां आपस में बात कर रही थी तो वहीं दूसरी तरफ विनोद स्टेज पर बैठा हुआ था। इस वक्त उसके चेहरे पर सेहरा बंधा हुआ था। इस वक्त उसके चेहरे के हाव भाव बदले हुए थे कि तभी दूसरी तरफ विनोद का भाई विहान वीडियो कॉल पर अपनी गर्लफ्रेंड से बात करते हुए, देखना रिया, एक दिन हमारी भी शादी होगी। ये सुनते ही रिया के चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आती है। तभी वह विहान से बात करते हुए, हाँ विहान, मैं भी चाहती हूँ कि वह दिन जल्दी आए, क्योंकि तुम्हारे बिना अब दूर रह पाना मेरे लिए बड़ा मुश्किल होता जा रहा है। तभी विहान, तुम चिंता मत करो, भाई की शादी के बाद मैं मोम से हमारे रिश्ते के बारे में बात करूंगा। ये सुनते ही रिया खुशी में, सच में? तभी विहान, हाँ, क्योंकि भाई की शादी की तैयारी करते करते अब मुझे खुद अपनी शादी की तलब सी होने लगी है। इसी वजह से मैं चाहता हूँ कि जल्द से जल्द हम दोनों की शादी हो जाए। विहान और रिया एक दूसरे से बात कर रहे थे कि पीछे से विनोद स्टेज से उठकर गार्डन एरिया की तरफ चला जाता है। वह अपना फोन निकालते हुए, ओ माय गॉड, 50 से भी ज्यादा कॉल आ चुके हैं। यह देखकर विनोद जैसे ही कॉल बैक करता है तो दूसरी तरफ से विनोद, माय स्वीट हार्ट, कहाँ हो तुम?
मेरा फ़ोन क्यों नहीं रिसीव कर रहे? तभी विनोद, एक्चुअली शर्लिन, मेरे दोस्त की शादी है तो मैं इसी वजह से बिजी था। तभी शर्लिन, कहीं तुम मुझसे झूठ तो नहीं बोल रहे? क्योंकि तुम्हारे भाई ने सोशल मीडिया साइट पर अपनी पोस्ट डाली है और उसके पीछे में ही तुम दिखाई दे रहे हो, और तुम्हारे कपड़े देखकर तो मुझे यह लग रहा है कि तुम आज शादी करने वाले हो। तुम्हें पता है, जब मैंने ये फोटो देखी थी तो मेरा दिल कितना घबरा रहा था। मैं तुम्हें कितनी कॉल कर चुकी थी, लेकिन तुम मेरा फोन रिसीव नहीं कर रहे थे। आज मुझे ऐसा लग रहा था कि तुम मुझसे झूठ बोल रहे हो। ये सुनते ही विनोद, नहीं डार्लिंग, ऐसी बात नहीं है। मैं वो अपने दोस्त का सेहरा पहनकर देख रहा था कि वह कैसा लग रहा है। विश्वास करो मेरा, तुम जानती हो ना मैं तुमसे कितना प्यार करता हूँ, और मैं तुम्हें कभी झूठ नहीं बोल सकता। ये सुनते ही शर्लिन, तो फिर तुम इतने दिनों तक इंडिया में क्या कर रहे हो? अभी तक आए क्यों नहीं? तुम प्लीज जल्द से जल्द वापस आ जाओ। विनोद शर्लिन से बात करने के बाद उसे समझा बुझाकर फोन रख देता है। तभी विनोद फोन को पॉकेट में डालते हुए, मुझे अब जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा। मैं शर्लिन के साथ जो कर रहा हूँ वो बहुत ज्यादा गलत है। मैं शर्लिन के साथ पिछले 10 सालों से रह रहा हूँ। मैं उसे धोखा नहीं दे सकता, लेकिन मैं क्या करूँ? मोम तो मेरी कोई बात नहीं सुन रही। इस शादी को ना करने के लिए मैंने मॉम के सामने कितने बहाने किए थे, लेकिन उन्होंने मेरी एक ना सुनी। विनोद यही सोच रहा था कि तभी पंडित जी सरला जी को देखते हुए, जजमान, दूल्हा दुल्हन को मंडप पर बुलाया जाए, शादी का मुहूर्त निकल रहा है। विनोद जब दूर से ये बात सुनता है तो बेहद हड़बड़ाते हुए, मुझे जल्द से जल्द कुछ करना पड़ेगा, ये सोचकर वह चुपचाप दबे पांव चौहान मेंशन से बाहर चला जाता है। दूसरी तरफ पंडित जी की बात सुनने के बाद सरला जी रागनी को लेकर आती हैं, और रागनी को जैसे ही मंडप पर बिठाती हैं तभी पंडित जी, जजमान, दूल्हे को भी बुलाया जाए। सरला जी ये सुनते ही गायत्री जी को देखते हुए, अरे कोई दूल्हे को तो बुलाओ। ये सुनते ही गायत्री जी और सब लोग इधर उधर देखते हैं तो उन्हें विनोद कहीं भी नहीं दिखता। तभी गायत्री जी विहान की तरफ देखते हुए, बेटा विनोद कहाँ है? उसे लेकर आओ। ये सुनते ही विहान, मॉम, मैंने कुछ देर पहले भाई को गार्डन एरिया में देखा था, वो किसी से फोन पर बात कर रहे थे, और उसके बाद कहाँ पर है मुझे नहीं मालूम। तभी गायत्री जी, क्या मतलब नहीं मालूम? तभी मिस्टर महेश मेहरा गुस्से भरी आवाज में, जाकर देखो तुम्हारा भाई कहाँ पर है। तभी गायत्री जी को कुछ अलग सा एहसास होता है। तभी वह सरला की तरफ देखते हुए, अरे चिंता मत कर सरला, वह यहीं कहीं पर होगा, शायद कोई काम करता होगा। तू जानती है ना विनोद को, वह बस सारा दिन काम करता रहता है। ये कहते हुए गायत्री भी पीछे पीछे कदम बढ़ा देती है। करीब 15 मिनट के बाद सब लोग विनोद को ढूंढते हैं, लेकिन विनोद उन्हें कहीं भी नहीं मिलता। विहान भी कई बार विनोद को फोन लगा चुका था। तभी विहान गायत्री की तरफ देखते हुए, मॉम, भाई फोन नहीं उठा रहे। ये सोचकर मिसेस गायत्री, आखिर विनोद गया कहाँ? तभी वह कुछ सोचते हुए कि पिछले कुछ दिनों से विनोद इस शादी को ना करने का बहाना कर रहा था, कहीं वह शादी से भाग तो नहीं गया। ये सोचकर मिसेस गायत्री जी की आंखें बड़ी हो जाती है, और ये बात वह जैसे ही मिस्टर महेश को बताती है तो मिस्टर महेश गायत्री को हौसला देते हुए, शांत हो जाओ, हमारा बेटा कभी भी ऐसा काम नहीं करेगा। तभी गायत्री जी, नहीं महेश जी, मैं अपने बेटे को अच्छे से जानती हूँ, मुझे ऐसा लग रहा है कि वह शायद इस शादी से भाग चुका है। गायत्री और महेश जी बात कर रहे थे कि तभी विनोद फोन की तरफ देखते हुए, हाँ मॉम, आप सही कह रहे हैं, क्योंकि भाई का भी मुझे मैसेज आया है। उन्होंने मैसेज में लिखा है कि वह वापस विदेश जा रहे हैं और वह ये शादी नहीं कर सकते। अपने बेटे की इस हरकत पर गायत्री और महेश जी बेहद उदास हो जाते हैं। तभी महेश जी, अब हम सरला जी को क्या कहेंगे? दुल्हन मंडप पर बैठी हुई है, अगर ये शादी आज न हुई तो रागिनी की बहुत बदनामी होगी। तभी गायत्री जी कुछ सोचते हुए, मुझे जाकर सरला से बात करनी चाहिए। ये कहते हुए गायत्री जी सरला के पास जाती है और उससे कुछ इशारा करते हुए कमरे की तरफ कदम बढ़ा देती है। कमरे के अंदर पूरे सपरिवार के सब लोग मौजूद थे, रागिनी के माता पिता और विनोद के माता पिता भी। तभी मिसेस गायत्री हिचकिचाते हुए, सरला, मुझे माफ कर दो, लेकिन मुझे ये कहते हुए बहुत अफसोस हो रहा है कि मेरा बेटा, जिससे मुझे इतनी उम्मीद थी, उसने आज मेरा विश्वास तोड़ दिया है और वह इस शादी से भाग चुका है। ये सुनते ही सरला जी बेहद गुस्से में आती है। तभी वह गायत्री की तरफ देखते हुए, तुम्हें आइडिया भी है गायत्री, तुम ये क्या कह रही हो? आज मेरी बेटी की शादी है और वह मंडप पर बैठी हुई है, और तुम आकर मुझे ये कह रही हो कि तुम्हारा बेटा शादी से भाग चुका है। जब शादी नहीं करनी थी तो फिर क्यों शादी के लिए हाँ कही? तभी दूसरी तरफ से रावत जी भी गुस्से में, यही बात थी तो आप पहले कह देती, लेकिन अब जाकर सब कुछ हो चुका है, बाहर लोग बैठे हुए हैं और अब आप हमें यह बात बता रहे हैं। एक लड़की की शादी टूट जाने का मतलब आपको पता भी है। तभी सरला जी रोते हुए, गायत्री, तुमने मेरा विश्वास तोड़ दिया है,
तुम्हारी और मेरी दोस्ती अब नहीं रही। आज तुम्हारी वजह से मेरी बेटी मंडप पर अकेली बैठी है, लेकिन तुम्हें क्या फर्क पड़ेगा, क्योंकि तुम्हारी खुद की कोई बेटी नहीं। तुम्हें क्या समझ में आएगा कि एक माँ के दिल पर क्या बीत रही है। ये कहते हुए सरला जी सर पर हाथ रखकर फूट फूट कर रोने लगती है। तभी गायत्री जी सरला का हाथ पकड़ते हुए, मुझे माफ कर दो सरला, लेकिन सच मानो मुझे बिल्कुल भी नहीं मालूम था कि मेरा बेटा ऐसा कुछ करेगा। तभी सरला, अब तुम्हारे बेटे की सजा मेरी बेटी को मिल रही है। अब आखिर कौन मेरी बेटी से शादी करेगा? वह तो विनोद से शादी करने के लिए बेहद खुश थी। तभी गायत्री, तुम चिंता मत कर लो सरला, मैं अपने छोटे बेटे विहान की शादी रागनी से करवाऊंगी। ये सुनते ही सरला जी, क्या मतलब है? मेरी बेटी कोई खिलौना नहीं है कि तुम्हारे एक बेटे ने उसका साथ छोड़ दिया तो दूसरा बेटा उसे अपनाए। मेरी बेटी विनोद को चाहती थी। तभी महेश जी, सरला जी हम जानते हैं, लेकिन इस वक्त ये बातें करने का मतलब नहीं बनता। हम दोनों परिवार के रिश्तेदार बाहर बैठे हैं। अगर आज ये शादी ना हुई तो दोनों परिवारों की बहुत बदनामी होगी। इसी वजह से थोड़ा दिमाग से सोचा जाए। बेशक लड़का चेंज हो चुका है, लेकिन आपकी लड़की शादी के बाद विदा होकर हमारे घर पर ही आएगी और हमारे घर की बहू ही बनेगी। दूसरी तरफ रावत जी ये सुनते ही सरला को एक साइड ले जाते हैं। तभी वह धीरे से, सरला समझो, अभी हम कुछ नहीं कर सकते। अगर ये शादी ना हुई तो हमारी सबसे ज्यादा बदनामी होगी और शायद हो सकता है कि बाद में कोई लड़का रागनी से शादी ना करे। हम किसी को पता भी नहीं लगने देंगे कि सहरे के पीछे विनोद नहीं विहान है। तभी सरला, लेकिन हम अपनी बेटी को धोखा दे रहे हैं। तभी रावत जी, नहीं, हम अपनी बेटी को धोखा नहीं दे रहे, उसके साथ जो गलत हुआ है उसे सही कर रहे हैं। शादी के बाद जब रागनी को सच्चाई मालूम पड़ेगी तब हम उसे सारी सच्चाई बता देंगे, लेकिन इस वक्त रागनी और विनोद की शादी करवा देना यही बेहतर है। तभी सरला जी गायत्री के पास आते हुए, लेकिन गायत्री तुम एक बार अपने छोटे बेटे से भी पूछ लो, कहीं ये ना हो कि वह भी मेरी बेटी को अधूरा छोड़कर चला जाए। ये सुनते ही गायत्री, तुम उसकी चिंता बिल्कुल मत करो सरला, मैं अपने बेटे को अच्छे से जानती हूँ, कभी वह मुझे इनकार नहीं करेगा। तुम बस बाहर जाकर इंतजार करो, मैं अभी विहान को लेकर आती हूँ। ये कहते हुए गायत्री और महेश विहान के पास जाते हैं। तभी विहान को ये खबर मिलती है तो वह शादी से इनकार करता है। तभी गायत्री जी हाथ जोड़ते हुए, प्लीज बेटा इनकार मत करो, तुम्हारी माँ की कसम, हमारी लाज रख लो। अपने पिता और माँ को यूं हाथ जोड़ता देख विहान के पास कोई चारा नहीं रहता। इसी वजह से मजबूरन उसे अपने माँ पापा के कहने पर रागनी से शादी करनी पड़ती है। हालांकि विहान की आंखों में आंसू थे, क्योंकि वह रिया से प्यार करता था। सोचा था कि विनोद की शादी के बाद वह अपनी माँ से रिया और उसकी शादी की बात करेगा, लेकिन किस्मत ने तो उसकी जिंदगी ही बदल दी थी। टूटे दिल के साथ विहान मंडप पर बैठा हुआ था। वह ये शादी मजबूरी की वजह से कर रहा था। उसे नहीं पता था कि अब आगे क्या होगा। करीब आधे घंटे के बाद विहान और रागनी की शादी होती है और फिर सबका आशीर्वाद लेने के बाद रागनी विदा होकर अपने ससुराल चली जाती है। रागनी के जाते ही सरला जी रोते हुए, हमारी बेटी कभी भी हमें माफ नहीं करेगी, ये कहते उनकी आंखों में आंसू आने लगते हैं। तो दूसरी तरफ से रावत जी, ऐसा मत कहो, हमारी बेटी जरूर हमें समझेगी। वहीं दूसरी तरफ मेहरा इंडस्ट्री में रागनी और विहान का बहुत अच्छे से स्वागत किया जाता है। करीब आधे घंटे के बाद रागनी कमरे में बैठी अपने पति विनोद का इंतजार कर रही थी। उसके चेहरे पर आज एक अलग तरीके की खुशी थी, जो हर दुल्हन के चेहरे पर होती है। तभी रागनी घड़ी की तरफ देखते हुए, ये अभी तक आए क्यों नहीं? यही कुछ सोचते हुए, कोई बात नहीं, बस थोड़ा देर और इंतजार कर ले रागनी, बाद में तो तेरा पति हमेशा तेरे पास ही रहेगा। आज देखना, इन्हें मैं छोड़ूंगी नहीं। ये सोचकर रागनी के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है। तो वहीं दूसरी तरफ एक कमरे में रिहान गुस्से से अपनी मोम से बात करते हुए, आप लोगों ने मुझे मजबूर कर कर मेरी शादी करवाई है, लेकिन मैं कभी भी इस शादी को अपनाऊंगा नहीं, क्योंकि रागनी को मैं कभी भी वह प्यार नहीं दे पाऊंगा जो वह चाहती है। ये कहती वह गुस्से से बाहर चला जाता है। वहीं गायत्री जी महेश की तरफ देखते हुए, कहीं हमने दूसरे बेटे के साथ गलत तो नहीं कर दिया? एक बेटे की गलती की भरपाई मेरा दूसरा बेटा कर रहा है। ये सुनते ही महेश जी, अब जो हो चुका है उसे बदला नहीं जा सकता, जो जैसा है अब उसे वैसा ही चलने दो, अब हमारे हाथ में कुछ भी नहीं है। ये कहते हुए महेश जी गायत्री को गले लगाते हैं। वहीं गार्डन एरिया की तरफ कदम बढ़ाते हुए विनोद गुस्से से, अब मैं रिया को क्या कहूंगा? मेरे पास बिल्कुल भी हिम्मत नहीं है उससे बात करने की। मैंने उसे शादी की उम्मीद दी थी, लेकिन आज मैं खुद किसी और से शादी कर बैठा हूँ और उसे धोखा दे दिया हूँ। ये सोचकर विनोद अपने फोन में रिया और उसकी तस्वीर देखता है और तभी उसकी आंखों में आंसू बहते हैं और वह गुस्से से अपना फोन पटकते हुए, आखिर क्यों, क्यों मेरे साथ ऐसा हुआ? जिंदगी में पहली बार किसी लड़की से मोहब्बत की थी और आज मैं उस लड़की को धोखा दे दिया। क्या क्या वादे नहीं किए थे मैंने उसे
ये कहते हुए विहान घुटनों के बल बैठ जाता है। इस वक्त उसकी आंखें बेहद नम थी। तभी वह कुछ सोचते हुए अपनी आंखें साफ करते हुए सीधा कमरे की तरफ कदम बढ़ाता है। कुछ देर बाद कमरे का दरवाजा जोर से खुलता है। उस आवाज को सुनकर रागिनी समझ जाती है कि इस वक्त उसके कमरे में उसका पति विनोद आ चुका है। वह तुरंत उठकर विनोद को गले लगाते हुए, आप आ गए। आप इतना लेट क्यों आए हैं? मैं आज आपसे काफी गुस्सा हूँ। मंडप पर भी आप आने में देर किए थे। मुझे तो लगता है कि आपकी आदत बन चुकी है हर काम को देरी से करने की। ये कहते हुए रागिनी हल्का सा मुस्कुराने लगती है। इस वक्त रागिनी ने अपने चेहरे पर एक बड़ा सा घूंघट ओढ़ कर रखा था, जिसकी वजह से वह विहान का चेहरा नहीं देख पा रही थी। तभी विहान रागिनी को अपने से दूर करते हुए बेहद हल्की आवाज में, मैं विनोद नहीं बल्कि विहान हूँ। इस आवाज को सुनते ही रागिनी तुरंत अपना घूंघट उठाते हुए, सॉरी विहान, मुझे लगा कि मेरे पति हैं, लेकिन आप इस वक्त मेरे कमरे में क्या कर रहे हैं? आपके भाई कहाँ हैं? ये कहते हुए रागिनी की नजर विहान के कपड़ों पर जाती है, जिसने दूल्हे की शेरवानी पहनी हुई थी। यह देखकर रागिनी, और ये आपने दूल्हे वाले कपड़े क्यों पहने हैं? लगता है अपने भाई की शादी को देखकर आपको भी शादी करने की बेताबी होने लगी है। इसी वजह से दूल्हे के कपड़े पहनकर आप घूम रहे हैं। ये कहते हुए रागिनी हल्का सा मुस्कुराती है। तभी विनोद बेहद गुस्से भरी आवाज में, मेरी शादी हो चुकी है और वह भी तुम्हारे साथ। ये सुनते ही रागिनी, विहान, ये क्या तरीका है? अब मैं तुम्हारी भाभी बन चुकी हूँ। तुम इतना घटिया बात कर रहे हो। आने दो विनोद को, मैं तुम्हारी शिकायत लगाऊंगी। तभी विहान गुस्से से रागिनी के बाजू पर अपनी पकड़ मजबूत करते हुए, होश में आओ रागिनी, और जो कह रहा हूँ वह अच्छे से सुनो। मंडप पर मेरा भाई तुम्हें छोड़कर जा चुका था। इसी वजह से घर वालों ने मेरी और तुम्हारी शादी करवा दी, ताकि समाज में तुम्हारी बदनामी ना हो। ये सुनते ही रागिनी, नहीं, ऐसा नहीं हो सकता, आप झूठ कह रहे हैं। तभी विनोद, अगर तुम्हें यही लगता है तो जाओ मॉम डैड से जाकर पूछ लो, वही तुम्हें सच बता देंगे। रागिनी विनोद की बात सुनते ही दौड़ते हुए गायत्री जी के कमरे में जाती है और आंखों में आंसू लिए, क्या विहान जो कह रहा है वो सच है? ये सुनते ही गायत्री जी आंखें नीचे करते हुए, हाँ बेटी, मुझे माफ कर दो, लेकिन हमारे पास कोई रास्ता नहीं था। ये सुनते ही रागिनी चिल्लाते हुए, आप लोग ये कैसे कर सकते हैं? मेरी शादी विनोद से होने वाली थी, लेकिन आपने विहान से मेरी शादी करवा दी। मुझे आप सब लोगों ने धोखा दिया है। यह कहते हुए रागिनी तुरंत कमरे में जाती है और दरवाजा बंद करते हुए, मुझे जल्द से जल्द ये बात मॉम डैड को बतानी चाहिए। वह जैसे ही फोन लगाती है तो रागिनी रोते हुए, मॉम, आपकी सहेली ने हमें धोखा दिया है, उन्होंने मेरी शादी विहान से करवा दी। ये सुनते ही सरला जी, बेटी मैं जानती हूँ। अपनी माँ के मुंह से यह शब्द सुनते ही रागिनी रोते हुए, माँ, आप ये कैसे कर सकती हैं? आपने मुझे क्यों नहीं बताया? तभी सरला जी, क्या बताती बेटी, हमें भी आखिरी मौके पर पता चला कि विनोद सब कुछ छोड़ छाड़ कर भाग चुका है, उसे तुमसे शादी नहीं करनी थी। तभी रागिनी, अगर वह शादी नहीं करना चाहता था तो ठीक है, लेकिन आपने ये झूठ बोलकर मेरी शादी विहान से क्यों करवाई? आपने मेरा विश्वास तोड़ा है। आप लोगों ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी। ये सुनते ही सरला जी रोते हुए, नहीं बेटी, ऐसी बात नहीं है। अगर शादी के दिन लड़की की शादी टूटती है तो समाज के लोग उसे जीने नहीं देते और उस लड़की का दोष मान लेते हैं। ये शादी ना होती तो तुम्हारे पापा की बहुत बदनामी हो जाती। इसी वजह से उस वक्त हमें जो सही लगा हमने वही किया। तभी रागिनी गुस्से से, आपने सही नहीं किया, बल्कि गलत को और ज्यादा गलत कर दिया। आप लोगों ने मेरी लाइफ खराब कर दी है। मैं आप लोगों को कभी माफ नहीं करूंगी। यह कहते हुए रागिनी गुस्से से फोन कट कर देती है। वह रात रागिनी के लिए बड़ी ही दर्दनाक भरी रात थी। हालांकि विनोद जब विदेश में था तब उसे एक दो बार बात हुई थी, लेकिन जब उसने विनोद को सामने देखा था तभी वह दिल ही दिल में उसे चाहने लगी थी, क्योंकि रागिनी के परिवार वाले विनोद और रागिनी की शादी करवाना चाहते थे। फिर घर वालों की मंजूरी समझ के ही रागिनी विनोद को अपने पति के रूप में स्वीकार कर चुकी थी, लेकिन उसे नहीं पता था कि विनोद उसके साथ ऐसा करेगा। रागिनी फिर कई दिनों तक अपने माता पिता से बात नहीं करती, तो दूसरी तरफ सरला जी अपनी बेटी की नाराजगी देखकर उन्हें भी काफी तकलीफ पहुंचती है कि तभी एक दिन गायत्री जी रागिनी से बात करते हुए, तुम्हारे साथ जो हुआ वो बहुत ज्यादा गलत था, लेकिन अब उस गलती की सजा तुम अपनी माँ को मत दो, क्योंकि जिसने तुम्हारे साथ गलत किया था वह मेरा ही बेटा विनोद था। अगर वह शादी से ना भागता तो आज शायद सब कुछ ठीक रहता, लेकिन रागिनी बेटी, जो किस्मत में लिखा होता है ना, उससे कोई बदल नहीं सकता। और यह बात तुम अच्छे से जानती हो। तुम एक बहुत ही समझदार और पढ़ी लिखी लड़की हो। तुम्हारी और विहान की शादी हो चुकी है। इसी वजह से तुम इस रिश्ते को स्वीकार करो और अब अपनी जिंदगी में आगे बढ़ो। उस दिन गायत्री जी रागिनी को बहुत समझाती है। रागिनी को भी समझ में आने लगता है कि वो जो कर रही है वो बहुत ज्यादा गलत है। इसी वजह से वह अपनी माँ से माफी भी मांगती है। गायत्री धीरे धीरे इस रिश्ते को स्वीकार कर लेती है
क्योंकि विनोद और उसके बीच में कभी प्यार नहीं था। वह बस अपने माता पिता के कहने के अनुसार विनोद को पसंद करती थी। हालांकि दोनों एक दूसरे को इतना गहराई से जानते भी नहीं थे। इसी वजह से गायत्री धीरे धीरे अपने आप को संभाल लेती है। लेकिन वहीं दूसरी तरफ विहान रिया के दूर होने की वजह से अंदर ही अंदर तड़पता रहता है। रिया उसे कई बार कॉल करने की कोशिश करती है, वो मैसेज भी करती है, लेकिन विहान उन सबको इग्नोर कर देता है। आखिर वह किस मुंह से रिया से बात करता। अब इसी तरीके से विहान की शादी को पूरे 2 महीने बीत जाते हैं। इन 2 महीनों में विहान और गायत्री एक रूम में सोते तो जरूर थे, लेकिन अभी भी उनके बीच में पति पत्नी वाला रिश्ता बिल्कुल भी नहीं था। और ये बात गायत्री को भी कहीं ना कहीं अब खटकने लगती है। इसी वजह से वह जब भी विहान के करीब जाती तो विहान हमेशा कोई ना कोई बहाना बनाकर उससे अपनी दूरियां बना लेता। लेकिन एक दिन ऐसा आया कि जिसने सबकी जिंदगियां बदल कर रख दी थी। क्योंकि एक रात विहान एक पब में बैठा हुआ था। इस वक्त उसके हाथ में दारू का गिलास था और वह दूसरे हाथ में रिया की तस्वीर को देखते हुए, पूरे 2.5 महीने बीत चुके हैं तुमसे दूर हुए, लेकिन तुम कभी भी मत समझना कि मैं तुमसे दूर हूँ। मेरे दिल में आज भी तुम हो और मैं जानता हूँ आज तुम्हारा बर्थडे है। हर साल मैं तुम्हारा बर्थडे बहुत अच्छे तरीके से सेलिब्रेट करता था, लेकिन मुझे माफ कर देना, शायद मैं तुम्हारी माफी के लायक भी नहीं हूँ। ये कहते हुए विहान दारू का गिलास उठाकर पीने लगता है। पीते पीते रात के करीब 11 बज जाते हैं और इस वक्त विहान नशे में पूरा टल्ली हो जाता है। वहीं दूसरी तरफ करीब आधे घंटे के बाद रागनी घड़ी की तरफ देखते हुए, इतना टाइम हो चुका है लेकिन यह विहान अभी तक आए क्यों नहीं, ये सोचकर जैसे ही वह फोन लगाती है तो तभी सामने से दरवाजे पर विहान लड़खड़ाता हुआ जैसे ही गिरने वाला था कि रागनी विहान की तरफ कदम बढ़ाते हुए उसे अपना सहारा देने लगती है और उसे सहारा देते हुए बिस्तर पर आकर बिठा देती है। तभी रागनी विहान की तरफ देखते हुए, आपने आज ड्रिंक की है? ये सुनते ही विहान, हाँ, मेरा जब मन होगा मैं तब करूंगा। तभी रागनी, लेकिन क्यों? रागनी को जवाब देते हुए विहान जैसे ही उठकर रागनी की तरफ कदम बढ़ाता है तो उसे नशे में रागनी का चेहरा रिया जैसा लगने लगता है। यह देखकर विहान के चेहरे पर हल्की सी मुस्कुराहट आती है। तभी वह रागनी का चेहरा अपने हाथ में भरते हुए, मुझे माफ कर दो, मैंने तुम्हारे साथ बहुत गलत किया, लेकिन यकीन मानो मैं तुमसे बहुत प्यार करता हूँ। ये कहते हुए विहान रागनी के होठों पर अपने होठ टिका देता है और धीरे धीरे अपना हाथ रागनी के पूरे जिस्म पर दौड़ाने लगता है। आज इतने महीनों के बाद अपने पति के मुंह से प्यार का इजहार सुनकर रागनी भी बेहद खुश हो जाती है और वह धीरे धीरे अपने पति में समाने लगती है। लेकिन विहान नशे में ही रागनी को रिया समझकर वह सब कर बैठता है जो सुहागरात की रात एक पति पत्नी करते हैं। अगली सुबह विहान को होश आता है तो वह देखता है कि इस वक्त रागनी उसकी बाहों में थी। तभी वह अपनी नजरें दूसरी तरफ दौड़ाता है तो देखता है कि दोनों के कपड़े जमीन पर पड़े थे। यह देखकर विहान जैसे ही कुछ कहने वाला था कि तभी रागनी विहान के होठों पर किस करते हुए, कल की रात मैं कभी नहीं भूलूंगी, मुझे नहीं पता था कि आप मुझसे इतना प्यार करते हैं। ये कहते हुए रागनी विहान को गले लगा लेती है। तभी विहान अपने मन में, ओ शिट, लगता है मैंने नशे में रिया समझकर, ये कहते हुए वह हाथों की मुट्ठी बना लेता है। उसे इस वक्त अपने आप पर बहुत गुस्सा आ रहा था, लेकिन वही दूसरी तरफ अपने पति के प्यार को पाकर रागनी बहुत खुश थी। लेकिन विहान को अंदर ही अंदर एक गिल्ट सताने लगता है। वह जब भी रागनी से इस बारे में बात करने जाता तो रागनी उसकी कमर पर अपनी पकड़ मजबूत कर लेती और धीरे धीरे उस पर अपना प्यार बरसाना स्टार्ट कर देती, जिसकी वजह से विहान भी धीरे धीरे रागनी में समाने लगता था। अब इसी से वह अपनी जिंदगी मान लेता है कि तभी एक दिन रागनी को यह पता चलता है कि वह माँ बनने वाली है। जब ये खबर पूरे परिवार को मिलती है तो सबकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं रहता। विहान अब एक अच्छा पति होने के नाते अपनी सारी जिम्मेदारियों को बखूबी से निभाता है। धीरे धीरे विहान का ध्यान अपने आने वाले बच्चे की तरफ चला जाता है, जिसकी वजह से वह रिया की यादों से दूर होने लगता है। अब इसी तरीके से वक्त तेजी से बीत रहा था और पूरे 8 महीने जब रागनी की प्रेगनेंसी को हो जाते हैं, तब एक दिन विहान जैसे ही ऑफिस का काम खत्म करके घर वापस पहुंचता है तो रागनी को आवाज लगाते हुए, रागनी, ये तुम्हारे लिए मैं लेकर आया हूँ, देखो तुम्हें फिट आ रहे हैं या नहीं। ये कहते हुए जैसे ही वह अपनी नजर हॉल में देखता है तो सामने खड़ी लड़की को देखकर उसके होश उड़ जाते हैं। तभी वह उस लड़की की तरफ बढ़ते हुए, तुम यहाँ पर? तभी दूसरी तरफ से रागनी, हाँ, आपने कभी बताया नहीं कि आप और रिया बहुत अच्छे दोस्त हैं। तभी दूसरी तरफ से रिया, हाँ विहान, तुमने भी मुझे बताया नहीं कि तुम शादी कर चुके हो, कम से कम अपनी शादी में मुझे बुलाना तो चाहिए था ना। रिया की बात सुनते ही विहान के पूरे होश उड़ जाते हैं। तभी वह अपनी आंखें नम करते हुए, वो एक्चुअली, तभी रागनी, आप लोगों बैठ कर बात करो, मैं अभी आप लोगों के लिए कुछ खाने के लिए लेकर आती हूँ। ये कहते हुए रागनी धीरे धीरे किचन की तरफ चली जाती है। रागनी के जाते विहान, तुम यहाँ पर क्या कर रही हो? तभी रिया, क्यों, मुझे देखकर खुशी नहीं हुई या फिर तुम्हारा झूठ मेरे सामने आ चुका है? तभी विहान, प्लीज देखो,
रागनी प्रेग्नेंट है। इस हालत में उसके सामने कुछ ऐसा मत करना विहान। इसके आगे कुछ बोलता कि तभी रिया बात को काटते हुए, चिंता मत करो विहान, मैं कुछ भी ऐसा नहीं करूंगी जिससे कि रागनी को तकलीफ पहुंचे। मैं तो यहाँ पर तुमसे कुछ सवालों के जवाब मांगने के लिए आई थी। रिया के ऐसा कहते ही कि तभी पीछे से कौन से सवाल, ये कहते ही रागनी रिया की तरफ कदम बढ़ाती है। तभी रिया, अरे कुछ नहीं रागनी, वह बस बहुत टाइम के बाद मिले हैं ना, इसी वजह से आज मैं विहान की खिंचाई कर रही हूँ। ये कहती हुई रिया विहान की तरफ देखती है। तभी विहान, हाँ रागनी, तुम ये सब बातें छोड़ो, तुम ये बताओ कि तुमने दवा वगैरह तो ली है ना। ये सुनते ही रागनी, हाँ, आप मेरी चिंता बिल्कुल मत करिए, मैं अपना और अपने बच्चे का पूरा ख्याल रख रही हूँ। यह कहकर रागनी वापस किचन की तरफ दूसरी तरफ कदम बढ़ा देती है। अब रिया कुछ दिनों के लिए विहान के घर पर ही रुकती है, लेकिन रिया के आ जाने के बाद विहान अक्सर रिया को ही टाइम दिया करता था। और ये बात कहीं ना कहीं रागनी को खटकने लगी थी, लेकिन इस बारे में किसी को वह कुछ नहीं कहती। एक दिन घर पर सिर्फ रागनी थी और वह कमरे में सो रही थी। मौका पाकर विहान रिया के कमरे में चला जाता है। तब, तो तुम अब आ चुके हो, तो अब बताओ आखिर तुमने मेरे साथ ऐसा क्यों किया, क्यों मुझे बीच रास्ते पर छोड़कर चले गए। शादी करने के इतने वादे किए थे, फिर मेरे साथ ऐसा क्यों किया। ये सुनते ही विहान आंखों में आंसू लिए, मुझे माफ कर दो रिया, मैं तुम्हारा गुनहगार हूँ, लेकिन यकीन मानो मैं तुम्हें कभी भी धोखा नहीं देना चाहता। उस रात जब भाई की शादी थी, मैं तुमसे बात करा था, लेकिन ठीक कुछ देर बाद ही हम सबको पता चला कि भाई ये शादी छोड़कर चले गए हैं, क्योंकि वह रागनी से शादी नहीं करना चाहते थे। तो वहीं दूसरी तरफ रागनी मंडप पर बैठी हुई थी। गलती मेरे भाई की थी, इसी वजह से मेरे परिवार वालों ने मजबूरी में आकर मेरी शादी रागनी से करवा दी। हालांकि मैंने शादी से इनकार किया था, लेकिन मॉम डैड ने मुझे अपनी कसम दे दी थी, एक बेटे के सामने अगर उसके माता पिता हाथ जोड़कर कुछ मांग रहे हो तो वह बेटा कैसे इनकार कर सकता है। मैं पत्थर दिल नहीं था, मैं अपने माता पिता से बहुत प्यार करता था, और फिर मजबूरी में आकर मैंने रागनी से शादी की। और यकीन मानो मैं तुम्हें कभी भी अपने दिल से नहीं भुला पाया था। तुम मेरी पहली और आखिरी मोहब्बत हो, लेकिन रागनी अब मेरी पत्नी है, वह मेरी जीवन साथी है। इसी वजह से मैं नहीं चाहता कि उसे कभी भी कोई तकलीफ पहुंचे। उस रात अगर मैं नशे में ना होता तो शायद मैं रागनी के साथ अपने रिश्ते को आज भी आगे ना बढ़ा पाता। ये सुनते ही रिया, क्या मतलब है तुम्हारा। तभी विहान, तुम्हारा जिस दिन बर्थडे था उसी दिन मैं जमकर दारू पिया था, मुझे काफी दुख हो रहा था, और मैं जब नशे में घर आया तो मुझे रागनी के चेहरे में तुम्हारा चेहरा नजर आने लगा था, और मैंने अनजाने में ही, ये कहते हुए विहान चुप हो जाता है। तभी वह हाथ जोड़ते हुए, इसी वजह से मैं तुमसे माफी मांग रहा हूँ, मैंने तुम्हें धोखा नहीं दिया था, लेकिन शायद हमारी किस्मत में यही लिखा था। ये कहते हुए विहान की आंखें नम हो जाती है। दूसरी तरफ रिया, तुम्हारे साथ इतना कुछ हो चुका था तो तुमने मुझे एक बार क्यों नहीं बताया, बता देते तो शायद मैं इतने महीनों में इस दर्द में ना जीती। मैं हमेशा तुम्हारे लिए तड़पती रही, मैं तुम्हें कसूरवार समझती थी। ये सुनते ही विहान, क्योंकि मुझ में हिम्मत नहीं थी कि मैं तुम्हें सच्चाई बता सकूं, इसी वजह से मैं तुमसे बात करना छोड़ दिया। दूसरी तरफ कमरे में हो रही सारी बातें रागनी सुन लेती है और उसकी आंखों में आंसू आते हैं। वह धीरे धीरे अपने कदम बढ़ाते हुए आगे बढ़ जाती है कि तभी वह अपने मन में, इसका मतलब विहान रिया से प्यार करते थे और मेरी वजह से, ये कहते उसकी आंखों से लगातार आंसू बहने लगते हैं। तभी वह धीरे धीरे कदम बढ़ाते हुए जैसे ही सीढ़ियों के पास जाती है तो गलती से उसका पांव फिसल जाता है। तभी रागनी के चिल्लाने की आवाज विहान और रिया को आती है। तभी विहान, यह तो रागनी के चिल्लाने की आवाज थी, ये कहते हुए विहान तुरंत बाहर की तरफ कदम बढ़ाता है तो देखता है कि सीढ़ियों के नीचे रागनी बेहोश पड़ी थी। करीब आधे घंटे के बाद अस्पताल के वार्ड के बाहर रिया विहान के कंधे पर हाथ रखते हुए, चिंता मत करो विहान, सब कुछ ठीक होगा। तभी विहान, अगर रागनी के साथ या फिर बच्चे के साथ कुछ भी हुआ तो शायद मैं अपने आप को माफ नहीं कर पाऊंगा। तभी कुछ देर बाद डॉक्टर विहान के पास आते हुए, ये मैटर बहुत ही ज्यादा क्रिटिकल हो चुका है, अभी डिलीवरी का टाइम भी नहीं आया था और पेशेंट की ये हालत हो चुकी है, इसी वजह से हमें अर्जेंट डिलीवरी करनी पड़ेगी। तभी विहान डॉक्टर के सामने हाथ जोड़ते हुए, प्लीज डॉक्टर, रागनी और मेरे बच्चे को कुछ भी नहीं होना चाहिए। तभी डॉक्टर, मिस्टर विहान, हम अपनी पूरी कोशिश कर रहे हैं, इनकी सीढ़ियों से गिरने की वजह से मैटर थोड़ा क्रिटिकल हो चुका है, बाकी अब भगवान ही इनका सहारा है। ये कहते हुए डॉक्टर वार्ड के अंदर चले जाते हैं। कुछ देर बाद फैमिली के सारे मेंबर हॉस्पिटल में आ जाते हैं, क्योंकि रागनी की हालत के बारे में विहान ने सबको बता दिया था। तभी सरला जी विहान को शांत करते हुए, चिंता मत करो, सब ठीक होगा, भगवान कभी भी हमारे साथ गलत नहीं कर सकते। फिर ठीक आधे घंटे के बाद एक बच्चे की किलकारियां गूंजती है और उस आवाज को सुनते ही सबके चेहरे पर एक बड़ी सी मुस्कुराहट आती है। वह नर्स बच्चे को विहान के हाथों में पकड़ाते हुए, कंग्रेचुलेशन मिस्टर विहान, आपको बेबी बॉय हुआ है। तभी विहान, लेकिन नर्स, क्या रागनी ठीक है। तभी नर्स, मिस्टर विहान, पेशेंट अभी बेहोश है, कुछ देर बाद उन्हें होश आएगा।
फिर धीरे धीरे सब लोग बच्चे से मिलने लगते हैं, उसकी तारीफें करते हुए कि विहान और रागनी पर गया है। विहान कुछ देर बाद वार्ड के अंदर जाता है। वह रागनी के माथे पर किस करते हुए, कॉन्ग्रेचुलेशन, अब तुम माँ बन चुकी हो। विहान के एहसास से रागनी धीरे धीरे अपनी आंखें खोलती है। तभी वह विहान की तरफ देखते हुए, आपने मुझसे इतना बड़ा सच क्यों छुपाया? ये सुनते विहान, तुम किस सच के बारे में बात करी हो? तभी रागनी, आप अच्छे से जानते हैं मैं किस बारे में बात करी हूँ। तभी विहान रागनी की तरफ देखते हुए, इसका मतलब है तुमने हमारी सारी बात सुन ली थी। रागनी, हाँ, रिया से प्यार करते थे तो आपको रिया से शादी करनी चाहिए थी। तभी विहान रागनी का हाथ पकड़ते हुए, रिया मेरा पास्ट था और तुम मेरा प्रेजेंट हो। तुम्हारी और मेरी शादी किस्मत में लिखी थी। अब तुम ही मेरा परिवार हो और देखो, भगवान ने हमें बहुत ही प्यारा सा बेटा दिया है। तभी रागनी, नहीं, मुझसे बहुत बड़ी गलती हुई है। तभी विहान, नहीं, ऐसा कुछ नहीं है, इसमें तुम्हारा कोई दोष नहीं। तभी वार्ड के अंदर रिया एंटर करती है। वह रागनी की तरफ देखते हुए, हाँ रिया, शायद हम सबकी किस्मत में यही लिखा था। मैं यहाँ पर विहान से कुछ सवालों के जवाब सुनने के लिए आई थी, क्योंकि मुझे लगता था कि विहान ने मुझे धोखा दिया है। लेकिन जब हकीकत पता चली तो मुझे खुद तकलीफ पहुंच रही है। लेकिन तुम मेरी चिंता बिल्कुल मत करो, मेरे मॉम डैड ने मेरी शादी पक्की कर दी है। मैं बस शादी से पहले विहान से कारण जानना चाहती थी, या फिर उसने मेरे साथ ऐसा क्यों किया। मेरे दिल पर कोई बोझ नहीं है अब, इसी वजह से मैं वापस अपने शहर जा रही हूँ। ये सुनते विहान, लेकिन रिया, कि तभी दूसरी तरफ से रागनी, तुम मेरी वजह से जा रही हो ना? तभी रिया, नहीं, ऐसी बात नहीं है, बस अब मेरा यहाँ पर रहना ज्यादा समय के लिए ठीक नहीं रहेगा। तुम दोनों अपनी लाइफ में खुश रहना। ये कहते हुए रिया वहां से चली जाती है। रिया के जाते ही सरला जी बेटे को रागनी के हाथ में थमाते हुए, बेटा हूबहू तुम दोनों के ऊपर गया है। बच्चे के आ जाने के बाद विहान भी धीरे धीरे अपनी पुरानी पिछली यादों को भूल जाता है और वह रागनी के साथ एक खुशहाल परिवार की तरह अपनी जिंदगी बिताने लगता है, जिसे देखकर गायत्री और महेश जी, आज इतने वक्त के बाद मैं अपने बेटे विहान के चेहरे पर मुस्कुराहट देख रही हूँ, जो लगता था कि कहीं ना कहीं मेरी वजह से गुम हो चुकी है। ये सुनते ही महेश जी, भगवान ने शायद इन दोनों की ही जोड़ी लिखी थी, इसी वजह से देखो आज ये दोनों एक हैं। ये कहते हुए महेश जी गायत्री जी को गले लगा लेते हैं। तो दोस्तों, आप लोगों को ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। कहानी पसंद आए तो हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करिएगा एंड बेल आइकन का बटन जरूर दबाइएगा।